जनरल इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू रीडिंग क्लास। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू रीडिंग क्लास, ठीक है। और ये न्यू रीडिंग क्लास कैसे बना सर? तो पहला इम्पैक्ट जो देखेंगे, ये न्यू रीडिंग क्लास डेवलप हो गया। और ये न्यू रीडिंग क्लास प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद कैसे डेवलप हुआ? बताओ, हाउ प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू रीडिंग क्लास? एनी आइडिया? बताइए। वेरी गुड। एग्जैक्टली बहुत बढ़िया। देखो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आए, बहुत बढ़िया। देखो न्यू रीडिंग क्लास कैसे डेवलप हुआ? प्रिंट रिवॉल्यूशन के कारण, प्रिंट रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ सर? सो कॉस्ट ऑफ प्राइजेस ऑफ बुक्स वेर डिक्रीज्ड, वेर रिड्यूस्ड, है ना। जो दाम थे प्रिंटेड मटेरियल्स के, वो प्राइजेस क्या हो गया? प्राइजेस वेंट डाउन। प्राइजेस ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल्स वेंट डाउन, घट गया प्राइस। जब प्राइस घट गया तो एसेसिबिलिटी क्या हुआ? बढ़ गया, पहुंच बढ़ गया प्रिंटेड मटेरियल्स का। तो एसेसिबिलिटी बढ़ गया। एसेसिबिलिटी मतलब कि पहले जो प्रिंटेड मटेरियल्स वेयर द सब्जेक्ट ऑफ सम हायर क्लासेस सेगमेंट्स ओनली। पहले प्रिंट मटेरियल का उपयोग सिर्फ समाज के ऊंचे वर्गों के लोगों के द्वारा किया जाता था। अब प्रिंटेड मटेरियल्स का यूज, चूंकि दाम घट चुका था प्रिंटेड मटेरियल्स का, तो अब जो समाज के लोअर सेक्शंस के लोग भी थे, नाउ दे वर आल्सो यूजिंग द प्रिंटेड मटेरियल्स, ठीक है। सो एसेसिबिलिटी बढ़ गया। एसेसिबिलिटी बढ़ गया यानी कि लोग विलेजेस में, पुअर सेक्शंस भी अब यूज करने लग गए, प्रिंटेड मटेरियल्स का यूज करने लग गए। क्लियर बात? अब डिमांड बढ़ा, एसेसिबिलिटी बढ़ गया तो डिमांड बढ़ा। अब आप देखोगे कि जब डिमांड बढ़ा, प्रिंटेड मटेरियल्स का डिमांड बढ़ा, तो हुआ क्या सर? तो न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स बनना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स बनना स्टार्ट हो गया। न्यू फॉर्म्स, बड़ा लिखे हम, ठीक है। न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स हो गया, है ना। चलिए, आपको तो और छोटा नजर आ जाना चाहिए था। देखिए, न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स की जब हम बात करेंगे तो एल्मेनक का नाम सुने हो? एल्मेनक, बाइलियोथिक ब्लू, चैप बुक, सुने हो चैप बुक? क्या है चैप बुक? हाँ, पॉकेट साइज बुक, वेरी गुड। और जो चैप बुक्स को सर्कुलेट करते थे उनको क्या बोलते थे? चैपमैन्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाइलियोथिक ब्लू क्या था? एल्मेनक क्या था? एल्मेनक था वो बुक जो एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। एल्मेनक वाज द बुक विच यूज्ड टू प्रोवाइड एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन। एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि जो स्टार्स से रिलेटेड, मूवमेंट ऑफ सन एंड मून से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करता है, ठीक है। तो ध्यान से समझो कि जब एसेसिबिलिटी बढ़ा तो अब क्या हो गया कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्टेड यूजिंग द प्रिंटेड मटेरियल्स। अब कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन यूज नहीं कर रहे थे, अब अलग अलग वर्ग लोग यूज कर रहे थे प्रिंटेड मटेरियल्स का। सो उनका डिमांड भी क्या था? डाइवर्सिफाइड था, अलग अलग डिमांड था। नेचर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स क्या हो गए? अलग अलग बनना स्टार्ट हो गया। उसमें कुछ बुक बना जिसको हम बोलते हैं एल्मेनक। एल्मेनक वैसा बुक होता है विच यूज टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन एस्ट्रोनॉमिक, एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है, एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन। एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि दी इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ मूवमेंट ऑफ, इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। सन और मून के रिलेटेड जो मूवमेंट होता है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, उस बुक को एल्मेनक बोला गया। मतलब ग्रहों का इंफॉर्मेशन, नॉलेज। जैसे आप सुनोगे सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, जानते हैं? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हो। सो ये चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ये सब क्यों होता है? दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। सन मून के मूवमेंट के कारण ही आप सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स ऑब्जर्व करते हैं। सो जो कैलेंडर आप देखते हो, कैलेंडर में इंफॉर्मेशन दिया रहता है ना
कि कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब पूर्णिमा है, कब ये सब दिया रहता है इंफॉर्मेशन, उसी को एल्मेनिक बोलते हैं यूरोप में, ठीक है। सो इसका भी डिमांड बढ़ने लगा, एल्मेनिक हुआ। एल्मेनिक्स वेयर द बुक, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, टू मार्क्स क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद आप चैप बुक तो जानते ही हो, ठीक है। चैप बुक क्या था? तो पॉकेट साइज्ड बुक था ये, पॉकेट साइज्ड बुक, छोटा किताब ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी, ठीक है। इसका जो क्वालिटी ऑफ पेपर था, जो क्वालिटी ऑफ पेपर था, ये क्या थे? एक क्वालिटी ऑफ पेपर, बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर। अब सस्ता में दे रहा है तो भाई पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर तो रहेगा ही, है ना, ठीक है। एंड दीज वेर सर्कुलेटेड बाई चैपमैन्स, इनको बांटा किन के द्वारा जाता था? चैपमैन्स के द्वारा इनको सर्कुलेट किया जाता था। एक और कॉन्सेप्ट आता है भाई, बाइलियोथिक ब्लू। बाइलियोथिक ब्लू, ये भी कुछ नहीं था भाई, ये भी क्या था? चैप बुक ही था, ये भी पॉकेट साइज्ड बुक ही था, बट पर्टिकुलर इन फ्रांस, ठीक है। पर्टिकुलरली इन फ्रांस, ये भी पॉकेट साइज्ड बुक ही है, बट पर्टिकुलरली इन फ्रांस। और इसमें एक खासियत था कि इस किताब को ब्लू कलर से कवर कर दिया जाता था, जो कवर होता था इट वाज ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, इसलिए इसका नाम बाइलियोथिक ब्लू पड़ गया। तो ब्लू कवर्ड, ब्लू कवर्ड, ठीक है। और ये फ्रांस की बात है। क्लियर बात यहां तक? तो अगर आपसे पूछेगा, इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन पूछ सकता है, दो तीन एस्पेक्ट से, कि व्हाट वर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ठीक है, व्हाट वर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर फ्लोरिशिंग इन यूरोप आफ्टर द प्रिंट रिवॉल्यूशन। प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कैसे बना? तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ एल्मेनक, चैपबुक एंड बाइलियोथिक ब्लू, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और समझो कि जब प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ, तो प्रिंट रिवॉल्यूशन से पहले लोग थे, वो बेसिकली कैसे लोग थे? प्रिंट रिवॉल्यूशन से पहले, प्रिंट रिवॉल्यूशन से पहले हियरिंग क्लास थे, बहुत बढ़िया। प्रिंट रिवॉल्यूशन से पहले लोग थे, वो हियरिंग क्लास थे, मतलब सिर्फ सुनते थे, कहानी सुन करके, और उन तक कंटेंट को प्रोवाइड किया जाता था, क्योंकि बुक तो सबके पास था नहीं, सब बुक खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि बुक्स का प्राइसेस क्या था? प्रिंटेड मटेरियल्स का ज्यादा था। सो लोगों तक किसी भी बुक के कंटेंट को कैसे प्रोपगेट किया जा रहा था? तो कहानी के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से, फोकटेल्स के माध्यम से, और बताया जाता था। क्लियर बात? अब क्या ये पॉसिबल था क्या कि एक एक आदमी को जाकर के कहानी बताओ? अगर हमको बोला जाए कि आपको कुछ मैसेज प्रोवाइड करना है, मैसेज तक, लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, तो हम कैसा जगह चुनेंगे? हम वैसा जगह चुनेंगे जहां पे सोशल गैदरिंग होता हो, लोग इकट्ठे होते हो, हाँ, जहां पे सब लोग एक जगह इकट्ठा हो, सो डेट कि हम क्या करेंगे, एक बार में और ज्यादा लोगों तक अपने मैसेज को हम क्या करेंगे, पहुंचा पाए, ठीक है। सो यूरोप में ऐसा जगह था, उस जगह को क्या बोलते थे? हाँ, पार्क नहीं, टैवर्न्स, बहुत बढ़िया, टैवर्न्स, ठीक है। तो टैवर्न्स वेयर द प्लेस वेयर पीपल गैदरिंग वेर यूज टू हैपन, है ना, वहां पे पीपल गैदरिंग होता था, सोशल गैदरिंग होता, लोग इकट्ठा होते थे। और लोग इकट्ठा क्यों होते थे? तो कुछ मान लो सेलिब्रेट करने के लिए, अल्कोहल को कंज्यूम करने के लिए, है ना, शराब पीने के लिए, ये सब के माध्यम से लोग इकट्ठा होते थे। और इन टैवर्न्स का यूज किया जाता था क्या करने के लिए? स्टोरी को प्रोपगेट करने के लिए। क्लियर बात? तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से टैवर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो टेक्निकल टर्म्स है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो टैवर्न्स का यूज किया जाए, तो देखो हियरिंग क्लास थे। अब ये जो हियरिंग क्लास है, ये किस में कन्वर्ट हो गया बाबू? ये रीडिंग क्लास में प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले लोगों के पास किताब था नहीं, प्रिंटेड मटेरियल्स था नहीं, देयर वाज लिमिटेड एक्सेस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्राइसेस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स। लेकिन अब चूंकि प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद द प्राइसेस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स वेंट डाउन, रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, घट गया, एंड नाउ द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स कह सकते हो कि वाज एबल टू द पुअर सेक्शंस आल्सो,
तो अब लोग क्या करने लग गए, किताब लेने लग गए, है ना। तो अब सिर्फ सुनते नहीं थे, अब लोग पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए, बुक पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो ये जो हियरिंग क्लास थे वो किसमें, इनका ट्रांजिशन किसमें हो गया, रीडिंग क्लास में। बट दिस ट्रांजिशन वाज नॉट वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। इतना जितना बोल दिए 2 मिनट में कि हियरिंग क्लास बदल गए रीडिंग क्लास में, इतना आसान था नहीं। पढ़ने के लिए पढ़ने आना भी तो चाहिए, तब ना लाख दे दिए कॉपी किताब, आपको पढ़ने का इच्छा नहीं और पढ़ने आता ही नहीं है, क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं। तो पढ़ने के लिए पढ़ने आना भी चाहिए। सो दिस बट दिस ट्रांजिशन वाज नॉट वेरी स्मूथ ट्रांजिशन, ठीक है। तो आप इंपैक्ट में ये भी लिख सकते हो कि इंपैक्ट में कि हियरिंग क्लास वेयर चेंज टू हियरिंग क्लास वेयर नाउ रीडिंग क्लास, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दिस ट्रांजिशन फ्रॉम हियरिंग क्लास टू रीडिंग क्लास वाज नॉट वेरी स्मूथ। क्यों स्मूथ नहीं था, बिकॉज द लिटरेसी रेट इन यूरोप वाज स्टिल वेरी लो। यूरोप में लिटरेसी रेट क्या था, कम था, लोग अभी भी पढ़ना नहीं जानते थे। तो जब पढ़ना जानेंगे नहीं तो कैसे उस चीज को समझेंगे। सो दैट इज व्हाई दिस ट्रांजिशन वाज नॉट स्मूथ। क्लियर बात, कोई दिक्कत, दिक्कत है पक्का, नहीं, ठीक है। तो पहला ये हो गया, इससे रिलेटेड इतने आपको कॉन्सेप्ट्स है। सेकंड नंबर में आते हैं, क्वेश्चन भी दिए थे शायद आपको डिसेंट वाला, है ना। लीड्स टू डिसेंट, लिखिएगा, प्रिंट लीड्स टू डिसेंट, लिखे हो सब लोग, क्वेश्चन बनाए हो आंसर, ठीक। हाँ, नहीं लिखना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बता देते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक किए होंगे उसको कोर्स करेक्शन कर लीजिएगा। प्रिंट लीड्स टू डिसेंट, प्रिंट एंड डिसेंट, डिसेंट मतलब मतभेद। इसमें आप जानते हैं मतभेद कैसे हो गया, प्रिंट के कारण मतभेद कैसे हो गया सोसाइटी में। तो प्रिंट के कारण मतभेद हुआ इस तरह से, क्योंकि इट ओपेंड द प्रिंट रिवॉल्यूशन ओपेंड द स्कोप ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। प्रिंट रिवॉल्यूशन था, क्या किया, इट ओपेंड द स्कोप ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। अब डिबेट और डिस्कशन होने लगा प्रिंट रिवॉल्यूशन के कारण, लोग पढ़ने बुक पढ़ने लग गए। पहले क्या था कि जो लोगों को कहानी सुनाओगे लोग वही समझेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। जब हियरिंग क्लास थे लोग, तो जो कहानी आप सुनाइएगा लोग तो बस उनका सोच वहीं तक लिमिटेड रह गया। लेकिन अब लोग खुद पढ़ रहे हैं, अब वो रीडिंग हियरिंग पीपल से रीडिंग पीपल बन गए, लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं खुद से, तो क्या हो गया, अब जरूरी नहीं है कि जो हम समझ रहे हैं वही आप भी समझिए, एक लाइन का मतलब। तो क्या हो गया, जब लोग पढ़ने लग गए तो इट लीड्स टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या, ठीक है। तो जब लोग पढ़ने लग गए तो अपने ढंग से उस चीजों का व्याख्या करना स्टार्ट कर दिए, उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और इसी व्याख्या जब करोगे तो क्या हो गया बाबू, एक डिबेट स्टार्ट हो गया। डिबेट करने के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट सबके पास होना चाहिए। किसी चीज को मान लीजिए कि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज गुड, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम कह रहे हैं तो हमारे पास आंसर है। आप हो सकता है हमसे अलग व्यू रखते होंगे, तो जब डिबेट करिएगा तो आप अलग व्यू दोगे, तब डिबेट स्टार्ट होगा। तो जब सभी लोग एक ही व्यू पॉइंट के होंगे तब क्या डिबेट पॉसिबल है, क्या डिबेट पॉसिबल नहीं है ना, अलग अलग व्यू पॉइंट होगा तब ना डिबेट होगा। और ये प्रिंट मटेरियल इस अलग अलग क्या किया, डिबेट को, इंटरप्रिटेशन को पॉसिबल बनाया। तो लोग अब डिबेट करना स्टार्ट कर दिए, और इसी डिबेट में कभी कभी देखते हो बात करते करते लड़ाई झगड़ा हो गया, हॉट डिबेट हो गया। तो डिबेट क्या हो गया, डिबेट इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन हुआ। और इसी डिबेट का हमको देखते हैं कि एक मेनोसियो का एग्जांपल आपको बताए होंगे, है ना। मेनोसियो वाज एन इटालियन मिलर, इटालियन मिलर। और मार्टिन लूथर जो थे, मार्टिन लूथर का एक वर्क था, मार्टिन लूथर का एक वर्क था जिसको हम 95 थेसिस के नाम से जानते हैं। तो 95 थेसिस वाज द वर्क ऑफ मार्टिन लूथर। और इस 95 थेसिस में क्या लिखे थे मार्टिन लूथर, बताओ। बेसिकली कैथोलिक्स को क्रिटिसाइज किए थे, ठीक है।
कैथोलिक्स को क्रिटिसाइज किए थे, अगेंस्ट कैथोलिक्स। और उसी से इंस्पायर होकर के मेनोसियो इंटरप्रिटेड द बाइबल, इंटरप्रिटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल विच वाज अगेंस्ट कैथोलिक्स। ठीक है, जब 95 थेसिस को पढ़ा मेनोसियो तो उससे इंस्पायर होकर के, और वो ऐसे इंटरप्रेट किया, वैसे एक्सप्लेन किया बाइबल के मैसेज को विच वाज अगेंस्ट द कैथोलिक। और यहीं पर टर्म्स आता है हेरेटिक्स। ठीक है, यहीं पर टर्म्स आता है हेरेटिक। तो जो पहले बिलीफ चलता आ रहा था, जो इस्टेब्लिश्ड बिलीफ चलता आ रहा था कि भैया कैथोलिक इज सुपीरियर, कैथोलिक का अधिकार होना चाहिए चर्चेज के ऊपर, है ना, मेनोसियो उसको चैलेंज किया 95 थीसिस को पढ़ के। सो ये जो इस्टेब्लिश्ड बिलीफ चलता आ रहा है, उस इस्टेब्लिश्ड बिलीफ और ट्रेडिशन को अगर आप चैलेंज कर रहे हैं, अगर आप काउंटर कर रहे हैं, अगर आप आलोचना कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है हेरेटिक्स। क्या बोला जाता है? हेरेटिक्स। ठीक है, और हेरेटिक्स के चार्ज में ही मेनोसियो को क्या किया गया? कोर्ट में भेजा गया और उसको फिर एग्जीक्यूट किया गया। सो मेनोसियो के ऊपर चार्ज कौन सा लगा था? हेरेटिक्स का चार्ज लगा था। हेरेटिक्स मतलब टू टू एक्सप्लेन समथिंग विच इज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल बिलीफ। जो ट्रेडिशनल बिलीफ है उसके खिलाफ अगर आप कुछ बात करते हैं, सो दैट इज हेरेटिक्स। तो उसी चार्ज के आधार पर और मेनोसियो को कोर्ट भेजा गया, और कोर्ट को क्या बोलते थे? इंक्विजिशन। कोर्ट में गया और कोर्ट जाने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सो इन दिस वे प्रिंट क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ डिसेंट इन द सोसाइटी। प्रिंट क्या किया? एक मतभेद की स्थिति को उत्पन्न किया समाज में। क्लियर बात? ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि प्रिंट प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर दी, कह सकते हो कि बून फॉर दी सोशल फिलोसोफर्स, सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर के लिए या सोशल फिलोसोफर के लिए, जो नोबेल फिलोसोफर थे, नोबेल आइडियाज रखते थे, उनके लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ प्रिंट रिवॉल्यूशन। कि वो समाज में बदलाव लाएंगे कैसे? तो बुक्स के माध्यम से, प्रिंटेड मटेरियल्स के माध्यम से बदलाव लाएंगे। क्लियर? और प्रिंटेड मटेरियल्स के माध्यम से बदलाव जब लाने की बात कर रहे थे, तो लोग क्या किया? अपने वर्क को, अपने आइडियोलॉजी को, अपने विचारधारा को किताब में लिखे, और किताब में लिखने के बाद लोगों तक उसको पहुंचाए। इसीलिए जब आप नेशनलिज्म पढ़ेंगे, वहां भी प्रिंट रिवॉल्यूशन आएगा आपको एक जगह, कि जब नेशनलिज्म कैसे इंक्रीज हुआ, तो नेशनलिज्म इंक्रीज थ्रू द प्रिंटेड मटेरियल्स, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू आर्टिकल्स, थ्रू मैगजीन्स। ठीक है, इसके माध्यम से नेशनलिज्म इंक्रीज हुआ। जब यहां भी आप पढ़ो, यहां भी एक क्वेश्चन लिखवाए थे क्या, कि हाउ प्रिंट रिवॉल्यूशन क्रिएटेड सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस। लिखे थे? नहीं लिखे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लिखिए क्वेश्चन कि प्रिंट रिवॉल्यूशन क्रिएटेड सेंस ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन क्रिएटेड सेंस ऑफ नेशनलिज्म प्रिंट रिवॉल्यूशन क्रिएटेड सेंस ऑफ नेशनलिज्म among Indians. Print revolution created sense of nationalism among Indians. Sense of nationalism among Indians. ठीक है, explain explain प्रिंट रिवॉल्यूशन इंडिया में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में मदद किया। कैसे किया बताओ? इसीलिए आप देखोगे, समझिए बात, इस बात कि जब हम प्रिंट रिवॉल्यूशन, प्रिंटेड मटेरियल्स की बात करते हैं, जब हम प्रिंटेड मटेरियल्स की बात करते हैं और नेशनलिज्म की बात करते हैं, दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप आप देखोगे, सो प्रिंटेड मटेरियल और नेशनलिज्म के बीच में रिलेशनशिप की बात करेंगे, सो क्या है सर? रिलेशनशिप कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है ना। एक तरफ हमारे लिए तो हमारे लिए बेहतर है कि प्रिंटेड मटेरियल्स के माध्यम से क्या हुआ? नेशनलिज्म इंक्रीज हुआ। प्रिंटेड मटेरियल्स हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड यूरोप। इंडिया और यूरोप दोनों जगह नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने में प्रिंट मटेरियल मदद किया। लेकिन वही इसीलिए आप देखोगे कि ब्रिटिश जब बात कर रहे थे कि व्हेन ब्रिटिश वे ट्राइंग टू
लिमिट द एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जब ब्रिटिश इंडिया में राष्ट्रवाद की भावना को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा था, तो सबसे पहले क्या किया, तो इन प्रिंटेड मटेरियल्स पे रोक लगाया कि भैया इन प्रिंटेड मटेरियल्स पे रोक लगाओ, क्योंकि इन प्रिंटेड मटेरियल लोग न्यूज़पेपर पढ़ के, लोग मैगजीन्स पढ़ के, लोग पैम्पलेट पढ़कर, लोग आर्टिकल्स पढ़ करके और ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर इन आंदोलन को लिमिट करना है, रोकना है, तो फर्स्ट विल हैव टू पुट सम लिमिटेशंस ऑन द प्रिंटेड मटेरियल। और इसीलिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1878। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर ये कैसे नेशनलिज्म को बढ़ाया इंडिया में। तो प्रिंट क्या करेगा, पहला चीज कि जैसे मान लो कि जो भी सोशल रिफॉर्मर हैं, सोशल रिफॉर्मर में मान लो कि राजा राम मोहन रॉय का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी आर अम्बेडकर की बात कर लेते हैं, ज्योतिबा फूले की बात कर लेते हैं, सावित्रीबाई फूले की बात कर लेते हैं, है ना। सो दीज वे दी सोशल रिफॉर्मर हु एडवोकेटेड टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने की बात कर रहे थे, उनकी वकालत कर रहे थे। क्लियर बात है ना। दादा भाई नेरोजी की बात कर लो, तो दादा भाई नेरोजी का एक बुक था, दादा भाई नेरोजी का एक बुक था, द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस बुक में क्या लिखा हुआ था, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे क्या लिखे थे दादा भाई नेरोजी। एक्चुअली इस बुक में जो लिखा हुआ था ये था कि दादा भाई नेरोजी wanted to make people aware about the exploitative nature of the British। ठीक है, इस बुक में ये लिखा हुआ था कि हाउ ब्रिटिश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर डिप्लोरेबल कंडीशन। कैसे आपका जो इकोनॉमिक, जो ये पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, इसके जिम्मेवार कौन है, ब्रिटिश है। इस चीज को समझो, लोगों को बताए, लोगों को अवेयर किए। सो दिस बुक हेल्प्ड इन मेकिंग पीपल अवेयर, है ना, अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश। ये रिवील किया, द बुक रिवील ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश, रिवील्ड द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश। ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश मतलब कि जब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ को लोग पढ़े, तो लोग, पीपल केम टू नो अबाउट द एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश। लोगों को लगा कि अच्छा जी, ब्रिटिश तो देखो ऐसो आराम कर रहा है हमारे रिसोर्सेज पे, और ब्रिटिश ऐसो आराम कर रहा है, और हम इंडियंस का स्थिति क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा हो गया है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं है, भूखमरी से हम मर रहे हैं, है ना। सो so, लोगों को ये बात पता चलेगा कि कैसे ब्रिटिश का जो पॉलिसीज है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे दयनीय स्थिति के लिए, तब लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो यही तो नेशनलिज्म हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो आग लगाने वाला काम हुआ, एक इग्निशन का काम कर रहा है, ये बुक काम कर रहा है कि लोग बुक पढ़ेंगे, बुक पढ़ने के बाद लोगों को मालूम पड़ेगा, ब्रिटिश का नेचर मालूम पड़ेगा कि अच्छा जी ब्रिटिश क्या कर रहा है और उसका परिणाम क्या हो रहा है। तब लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात है ना। So this book helped in revealing the true exploitative nature of the British। हमारे रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है ब्रिटिश, और उसको एक्सप्लॉइट करके और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को खराब कर रहा है। तो इस तरह से प्रिंटेड मटेरियल क्या किया, नेशनलिज्म को इंक्रीज करने में मदद किया। प्रिंटेड मटेरियल ही किया ना, ये बुक ही किया ना, है ना। दूसरा नेशनलिज्म और कैसे इंक्रीज हुआ, प्रिंटेड मटेरियल्स के माध्यम से। जो प्रिंटेड मटेरियल्स है, प्रिंटेड मटेरियल्स लोगों को क्या किया सर, लोगों को by printed materials now people used to take decisions, used to take rational decisions, used to take decision which was based on reason and logic instead of tradition and culture। अब लोग निर्णय लेने लगे वैसे निर्णय which was based on reason and logic, लॉजिक के आधार पर लोग डिसीजन ले रहे थे। अब ट्रेडिशन और कल्चर के आधार पर डिसीजन लोग नहीं ले रहे थे, क्योंकि देखो प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ, प्रिंटेड मटेरियल आया, लोग पढ़ना लिखना जान गए, लिटरेसी रेट स्टार्टेड इंक्रीजिंग धीरे धीरे ग्रेजुअली, है ना। जब लिटरेसी रेट बढ़ेगा, जब लोग पढ़े लिखे होंगे, जागरूकता आएगा लोगों के अंदर, अवेयरनेस आएगा, तो जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा तो बिल्ली रास्ता काट दी तो हम नहीं आगे जाएंगे, इस पे बिलीफ कौन करेगा, ज्यादा अनपढ़ या पढ़ा लिखा आदमी।
अनपढ़। तो जब प्रिंट रिवॉल्यूशन आया, प्रिंटेड मटेरियल्स आया, इलिटरेसी रेट बढ़ गया, तो हम अब जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो रीजन और लॉजिक के आधार पर ले रहे हैं इंस्टीड ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन के आधार पर। ठीक है, और जब रीजन और लॉजिक के आधार पर आप डिसीजन लोगे तब क्या होगा सर, यू विल मतलब आप जो आपके यहाँ जो एक्सप्लॉइटेटिव जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, जो टायरेंट्स रूल कर रहे हैं, जो तानाशाह रूल कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ क्या करोगे, आवाज उठाओगे। आपका अधिकार क्या है, राइट क्या है, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, सब लोग जानते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन क्या अधिकार है आपका, एक गांव में जाइएगा, लोग से पूछिएगा जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको क्या मालूम है कि आपका फंडामेंटल राइट क्या है, और अगर फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा तो आप क्या करिएगा, उनको पता है क्या? तो जब तक आप अपने अधिकारों के बारे में अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक आप गवर्नमेंट से अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको एक्सप्लॉइट करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, जब लोग पढ़े लिखे जाते हैं तो उनको एक्सप्लॉइट करना कठिन हो जाता है। इसीलिए एक स्टेटमेंट है, इसके बाद लिखवाएंगे कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसको जस्टिफाई करना आएगा, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट के माध्यम से? लुइस सेबेस्टियन मर्सियर का स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब कि जो तानाशाह है उनके अंदर प्रिंटेड मटेरियल के कारण वो कांप रहे थे, उसके डर से कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे, पढ़ेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। सो पहला लिख लीजिए फटाफट कि प्रिंटेड मटेरियल्स हेल्प्ड इन, लिखो प्रिंटेड मटेरियल्स हेल्प्ड इन, प्रिंटेड मटेरियल्स हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग, printed materials helped in increasing the sense of nationalism. Printed materials helped in increasing the sense of nationalism among Indians, among Indians, among Indians in following ways. Printed materials helped in increasing the sense of nationalism among Indians in following ways. In following ways. In following ways. First number, it helped in, it मतलब printed material, it helped in revealing, reveal मतलब बेनकाब करना, असली चेहरा दिखाना, helped in revealing the true exploitative nature of the British, helped in revealing the true exploitative nature of the British, helped in revealing the true exploitative nature of the British. Example, छूट गया क्या कहीं, कहाँ पे? True exploitative nature, true exploitative nature of the British. Full stop. Example, drain of wealth, drain of wealth by Dada Bhai Nehruji, drain of wealth by Dada Bhai Nehruji. Example, drain of wealth by Dada Bhai Nehruji, ड्रेन ऑफ वेल्थ बाय दादा भाई नेहरूजी। क्लियर बात? नेक्स्ट लिखिए सेकंड नंबर में, कि प्रिंट हेल्प, प्रिंट हेल्प, प्रिंट हेल्प द पीपल, प्रिंट हेल्प द पीपल, प्रिंट हेल्प द पीपल टू think on the basis of, to think on the basis of, print help the people to think on the basis of, to think on the basis of reason and logic, to think on the basis of reason and logic instead of, instead of custom and tradition, instead of custom and tradition, instead of custom and tradition. क्लियर? अब देखो एक चीज और, प्रिंट मटेरियल आपको जो दिए थे, क्वेश्चन का जो कॉपी दिए थे, है ना, उसमें एक क्वेश्चन होगा कि हाउ प्रिंट मटेरियल ब्रिज द गैप बिटवीन द डिफरेंट पीपल, है ना, लोगों के बीच में क्या है, गैप है। अब डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन में क्या है, डाइवर्सिटी है,
डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, है ना, वैरायटी है पॉपुलेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो ये लैंग्वेज बैरियर को खत्म किया प्रिंट रिवॉल्यूशन, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर को खत्म कैसे है कि मान लो कि जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ अमृतसर में, अब उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन था वो हर जगह क्या हुआ, प्रोपगेट हुआ, साउथ इंडिया में भी गया। अब साउथ इंडियंस क्या हुए, प्रिंट मटेरियल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर, अपने वर्नेक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर के माध्यम से और जलियांवाला बाग के बारे में जाने, है ना। सो अगर ये प्रिंट मटेरियल नहीं होता तो लैंग्वेज बैरियर रहता, और जब लैंग्वेज बैरियर रहेगा लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से। जब लैंग्वेज बैरियर रहेगा तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, भाषा ही नहीं समझोगे तो विचार क्या मिलेगा आपका, ठीक है। एक मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हो, मान लो हम लोग अपने रीजन के लोग हैं, कोई आ गया तमिल बैठक गया, वो बोलेगा आप नहीं समझोगे, आप बोलिएगा वो नहीं समझेगा, तो दोनों का विचार कभी मिलेगा क्या? दोनों मिल करके आप लड़ पाओगे कभी ब्रिटिश के खिलाफ, या जो भी आप प्लान कर रहे हो लड़ पाओगे? तो नेशनलिज्म हुआ, नेशनलिज्म कैसे मजबूत होगा जब लोग आपस में मिलेंगे ही नहीं, विचार ही नहीं मिलेगा। प्रिंट मटेरियल ये हेल्प किया कि लैंग्वेज बैरियर को प्रिंट मटेरियल खत्म किया। जब लैंग्वेज बैरियर खत्म हुआ, सो डिफरेंट रीजन्स के जो लोग थे वो सब मिल करके और यूनाइटेड तरीका से ब्रिटिश के खिलाफ हम लड़ रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, प्रिंटेड मटेरियल्स हेल्प्ड इन, प्रिंटेड मटेरियल्स हेल्प्ड इन, प्रिंटेड मटेरियल्स हेल्प्ड इन, हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब कम करना, प्रिंटेड मटेरियल्स हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग द लैंग्वेज बैरियर, द लैंग्वेज बैरियर, द लैंग्वेज बैरियर, helped in reducing the language barrier। क्लियर? चलो अब हाँ, जो दोनों लैंग्वेज जाने, हाँ हाँ, देखो अपने रीजन में तो हम जान रहे हैं ना, ठीक है। अब ट्रांसलेशन जो प्रेस होते हैं, तो प्रेस वाले तो हर इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने पास, ठीक है। प्रेस वाले ट्रांसलेट करके और उस चीज को आपके रीजनल लैंग्वेज में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट, चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि देखिए, जब हम बात करते हैं कि प्रिंटेड मटेरियल्स के माध्यम से और नेशनलिज्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। अब जब नेशनलिज्म इंक्रीज हो रहा है, इंडिया की बात जब हम कर रहे हैं कि ये मत समझना कि ये हिस्ट्री में चलेगा, हिस्ट्री का भी पोर्शन है और इस चैप्टर का भी ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, चार्ल्स मेट कैफे के बारे में पूछेगा, है ना, आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछेगा। तो देखिए, जब नेशनलिज्म इंक्रीज हो रहा है, राष्ट्रवाद इंक्रीज हो रहा है, तो किन को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ब्रिटिश को। ब्रिटिश कभी चाहेगा कि नेशनलिज्म इंक्रीज हो? चाहेगा नहीं चाहेगा। सो ये ब्रिटिश इससे नाराज था मेरे भाई। ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिशर्स वे आर नॉट हैप्पी विद इंक्रीजिंग नेशनलिज्म बिकॉज ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स। क्लियर? प्रिंटेड मटेरियल्स में भी आप देखोगे कि जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर्स हैं, तो न्यूज़पेपर अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश होते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ते हैं, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी में न्यूज़पेपर आपको मिलेगा, आप महाराष्ट्र में जाओगे मराठी में मिलेगा, है ना, तमिलनाडु में तमिल में न्यूज़पेपर मिलेगा, और इसके अलावा इंग्लिश में न्यूज़पेपर मिलेगा, है ना। सो ये जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी है, ये लैंग्वेज कंट्रोवर्सी हिस्ट्री का एक पार्ट है, बहुत पहले से लैंग्वेज कंट्रोवर्सी चलता आ रहा था, भाषा को लेकर के विवाद, बिकॉज ब्रिटिश वे आर नॉट इन फेवर ऑफ प्रोपगेटिंग द एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ वर्नेकुलर लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस। अब इसमें जितने भी लोकल लैंग्वेज है, मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये जो लोकल लैंग्वेज यहाँ से यहाँ देख रहे हो, इसी लोकल लैंग्वेजेस को बोला जाता है वर्नेक्युलर लैंग्वेज, ठीक है। लोकल लैंग्वेज को ही वर्नेकुलर लैंग्वेज बोला जाता है। क्लियर बात? अब इंडिया में हो, तो इंडिया में लोग अगर ब्रिटिश के खिलाफ कुछ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो कौन सी भाषा में ज्यादा पढ़ेंगे, वर्नेकुलर पढ़ेंगे या इंग्लिश में पढ़ेंगे? वर्नेकुलर पढ़ेंगे, है ना। इंग्लिश तो कम यूज, इंग्लिश सिर्फ एलिट क्लास जो रहेंगे वो यूज करेंगे, है ना। हम लोग तो अपना लोकल भी पढ़ेंगे भैया। यानी कि इस नेशनलिज्म को इंक्रीज करने में सबसे ज्यादा अगर रोल था तो वर्नेकुलर प्रिंटिंग मटेरियल्स का यूज था, है ना, उनका रोल सबसे ज्यादा था। जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहे थे, लोकल लैंग्वेज में जो मैगजीन्स और आपका पैम्पलेट सर्कुलेट हो रहे थे, इनके माध्यम से और नेशनलिज्म बढ़ रहा था।
ठीक है। तो ब्रिटिश एक लॉ, एक ऐसा एक्ट लाया, कानून लाया कि भाई ये वर्निकुलर प्रेस को क्या करो, कंट्रोल करो। अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो नेशनलिज्म बढ़ता जाएगा। तो वर्निकुलर प्रेस पे कंट्रोल करने के लिए, लिमिट लगाने के लिए, और वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, यानी कि समझ रहे हो कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट, व्हाई वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड? सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1878 with the objective to put limitations on वर्निकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। वर्निकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, क्लियर बात? कि जो वर्निकुलर लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स हैं, उन पे कुछ कंट्रोल स्टेब्लिश करने के लिए और ये कानून को लाया गया था। क्लियर? इसमें इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां? नहीं। क्या लिमिटेशन था इसमें, क्या प्रावधान लाया गया? व्हाट वर द प्रोविजंस? आप जान रहे हो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1878 में। कौन इंट्रोड्यूस किए थे? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द देन वाइसरॉय लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। वो वाइसरॉय थे, है ना? लॉर्ड लिटन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर बात? सो दो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आया कि वर्निकुलर कब आया, 1878 में आया। किन के द्वारा आया? लॉर्ड लिटन के द्वारा आया। क्यों आया? तो वर्निकुलर पेपर पे कंट्रोल स्टेब्लिश करने के लिए, लिमिटेशंस लगाने के लिए। किस फॉर्म में लिमिटेशन लगेगा? पाबंदी जो लगा, वो पाबंदी किस फॉर्म में लगा? तो पाबंदी इस फॉर्म में लगा कि जो भी वैसे प्रेस जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को प्रेस करते हैं, छापते हैं, प्रिंट करते हैं, उन प्रेस को क्या करना पड़ेगा? तो एक डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को प्रिंट करते हैं, वैसे प्रेस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिसको आप डीसी और डीएम कहते हैं, है ना? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्या करना पड़ेगा? एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा, कुछ पैसा जमा। और अगर आप मान लीजिए कि अपने न्यूज़पेपर में कुछ वैसा छापते हैं, वैसा प्रिंट करते हैं विच इज अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ है, तो उस केस में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। और अगर आप बार बार ऐसा कुछ ऑफेंस कर रहे हैं, इफ यू आर हैबिचुअल ऑफेंडर, तब उस केस में देयर वाज प्रोविजन ऑफ देयर वाज प्रोविजन ऑफ व्हाट? देयर वाज प्रोविजन ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रेस प्रॉपर्टी। प्रेस का जो मशीन है वो भी जब्त कर लिया जाएगा अगर बार बार आप ब्रिटिश के खिलाफ लिखोगे तो। ठीक है, तो अब डर रहेगा ना। इसलिए इसको बोलते हैं सेंसर। सेंसरशिप का प्रोविजन इसके अंदर क्या था? क्या था? सेंसरशिप का प्रोविजन था। सेंसरशिप मतलब कटाई छटाई। आप मूवी देखते हैं, मूवी भी पहले सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया से पास होता है। कोई भी मूवी देखते हो तो पहले एक सर्टिफिकेट आता है, देखते हो, आता है ना? वो क्या होता है? वो सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट रहता है कि हाँ जी, इस मूवी में, इस पिक्चर में किसी भी प्रकार का कोई बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, जानवरों के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक चीज यूज नहीं किया गया है। अगर कुछ रहेगा, पहले मूवी रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया वाले लोग बैठ करके देखते हैं। अगर कुछ वैसा उसमें रहा आपत्तिजनक चीज, तो उस पिक्चर को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। ठीक है, उस सीन को काट दिया जाता है, फिर आप पब्लिक डोमेन में वो आता है। तो यहां भी क्या था? अगर कुछ मिलेगा न्यूज़पेपर में ब्रिटिश के खिलाफ, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? सेंसर कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, फिर लोगों तक जाएगा। यानी कि न्यूज़पेपर पूरा फिल्टर होकर के जा रहा है, ब्रिटिश के खिलाफ उसमें कुछ मिलेगा नहीं। क्लियर बात है ना? यही था वर्निकुलर प्रेस एक्ट। कोई दिक्कत? और यही जो लिमिटेशंस, पाबंदी लगा था वर्निकुलर प्रेस, मतलब जो लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर पे जो पाबंदी लगा था, इन पाबंदियों को खत्म करने का काम किया गया था किनके द्वारा? चार्ल्स मेट कैफे के द्वारा। और इसीलिए चार्ल्स मेट कैफे को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ही वाज नोन एज लिबरेटर ऑफ, लिबरेटर मतलब आजाद करने वाला, पाबंदियों से छुटकारा देने वाला। क्लियर?